Hello friends, we are learning the evidentiary value of an FIR. Friends, this topic is the most important and the favorite topic of all the three stages of the examination, that is pre, mains and interview. और आज हम इस टॉपिक को माइन्यूट डिटेल्स में स्टडी करेंगे. फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने के लिए द इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 सबसे मेजर रोल प्ले करता है. ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट ही रूल्स और प्रिंसिपल्स लेड डाउन करता है बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ जज डिसाइड्स द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एविडेंस. फ्रेंड्स, एविडेंस क्या है? एविडेंस इज एनीथिंग बाय विच एनी अलेज्ड मैटर ऑफ अ फैक्ट is either established or disproved. So, for this purpose, what is evidentiary value? It could be understood as that when an evidence is put into trial before the court for its scrutiny, that how much weightage could be given to it and what will be the nature of the weightage. This whole process is known as the evidentiary value of the FIR. फ्रेंड्स, सेक्शन 5 जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के पूरे इथॉस को एक तरह से अपने अंदर समेटता है. स्टीफेंस, जो कि ड्राफ्टर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, उन्होंने किस दृष्टिकोण से, किस पर्सपेक्टिव से इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा है, ये हमें सेक्शन 5 ही बताता है. सेक्शन 5 बोलता है कि यदि आप कोई भी एविडेंस कोर्ट में ले जा रहे हैं तो वो सिर्फ फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट का होगा. फ्रेंड्स, सेक्शन 5 हमें यह भी बताता है कि रेलिवेंट फैक्ट सिर्फ वो फैक्ट हैं जो इस एक्ट यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर लेड डाउन किए गए हैं. इसके बाहर यदि आप कोई भी एविडेंस लेकर जाते हैं, यानी कोई भी एविडेंस अगर इन पर्पसेस जो कि सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 ऑफ एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं, अगर ये पर्पस सॉर्ट नहीं करते तो आप वो एविडेंस कोर्ट की स्क्रूटनी के लिए नहीं लेकर जा सकते. दोस्तों, किसी भी एविडेंस की एविडेंशियरी वैल्यू हम 5 तरीके से देखते हैं. पहली, कॉन्क्लूसिव. दूसरी, सब्सटेंटिव. तीसरी, कॉरोबोरेटिव. चौथी, कॉन्ट्राडिक्टरी. और पांचवी, may take into consideration. Now, to understand the evidentiary value of FIR, let us understand this, that it is a statement of information first in time upon the basis of which an investigation begins. However, it is not mandatory to launch an FIR in all the cases prior to initiate an investigation. Now, because it is first in time, it carries a presumption of truthfulness. And friends, due to this reason, FIR की एविडेंशियरी वैल्यू किसी भी और स्टेटमेंट जो कि पुलिस द्वारा रिकॉर्ड की गई है उससे सबसे बढ़कर होती है. पर एक बात ध्यान रखिए कि FIR फिर भी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है. ये बात एक फैक्ट की तरह अपने दिमाग में रखिए कि FIR इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. अब सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या होता है? वो एविडेंस होते हैं जिन्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी और तरह के एविडेंस की ज़रूरत नहीं है. वह अपने आप में ही इतने सक्षम होते हैं कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें. तो इसका मतलब ये हुआ कि FIR जो है, इट इज़ नॉट एन एविडेंस ऑफ द फैक्ट मेंशन्ड इन इट. अगर ये सब्सटेंटिव नहीं है तो किस तरह का एविडेंस है, यानी कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है और किस हद तक यूज़ हो सकता है. तो इसको समझने के लिए हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ सब्सटेंटिव पार्ट एंड सेकेंड इज़ प्रोसीजरल पार्ट. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो लिस्ट मैं अभी आपको देने वाली हूँ ये एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि ये यहाँ तक सीमित नहीं है. इसके अलावा भी FIR का यूज़ हम कर सकते हैं, पर मोटा मोटा समझने के लिए हमें ये दो बाइफर्केशन समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. पहले बात करते हैं प्रोसीजरल एस्पेक्ट की.
तो FIR is not a substantive piece of evidence, but it can be used for the purpose of corroboration or for the purpose of contradiction. Corroboration under section 157 of Indian Evidence Act and contradiction under section 145 of the Indian Evidence Act. अब corroboration को समझने के लिए एक एग्जाम्पल और एक इंस्टेंस समझिए। पहली बात, FIR जिसने लॉन्च करवाई वो हम प्राइम विटनेस की तरह लेकर आते हैं। कहाँ? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। ये प्राइम विटनेस विक्टिम भी हो सकता है, कोई आई विटनेस भी हो सकता है। तो जब ट्रायल चल रहा है उसको हमने विटनेस की तरह बुलाया है। ही गिव्स अ टेस्टिमनी। टेस्टिमनी इज अ स्टेटमेंट गिवन ऑन ओथ बिफोर द कोर्ट। और ये टेस्टिमनी प्रोसिक्यूशन यूज़ कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ corroboration। corroboration का मतलब होता है कि आपने अपनी बात पुख्ता कर ली, इसमें किसी भी तरह का तोड़ मोड़ नहीं है। प्रोसिक्यूशन बोल सकता है कि जनाब FIR में जो चीज़ें बोली गई, जैसे कि इसने देखा एक्यूज्ड को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भागते हुए, ऑन ट्रायल भी बोल रहा है कि एक्यूज साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही गया था, इसने देखा था। FIR में बोला कि एक्यूज्ड ने लाल रंग की कमीज़ और काली पैंट पहनी हुई थी। आज भी ट्रायल के दौरान ये बोल रहा है कि लाल कमीज़ और काली पैंट पहनी हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विटनेस है जिसे हमने एज अ विटनेस ट्रायल में बुलाया, जिसने FIR लॉन्च करवाई थी, उसने अपनी स्टेटमेंट में किसी तरह का बदलाव नहीं करा, यानी कि जज उसको बोलेगा कि हाँ ये कोरोबोरेट हो रहा है। अब बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन की, जो कि आता है सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट। कॉन्ट्राडिक्शन अगर हम समझें तो मतलब इस बात में किसी तरह का तोड़ मोड़ है। जो पहले बात बोली गई थी और जो अब बोली जा रही है उसमें बहुत फ़र्क है। तो कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करता है डिफेंस। जैसे कि डिफेंस के पास हक है क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो डिफेंस के पास हक आ जाता है काउंटर क्लेम करने का, यानी वो बोल सकता है कि जो विटनेस ने FIR में लिखवाया था और जो विटनेस ने आज कोर्ट में टेस्टिमनी दी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और हम इसको नहीं मान सकते। तो ऐसे फ़र्क को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तीसरा प्रोसीजरल पार्ट आता है फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी। ये होता है सेक्शन 159 ऑफ एविडेंस एक्ट में। इस सेक्शन के पर्पस के लिए हम FIR को प्रीवियस स्टेटमेंट की तरह मान के चलते हैं। मान लीजिए कि FIR लॉन्च हुई थी 2000 में और ट्रायल पहुंचा 2005 में, तो आफ्टर ऑल इट्स अ ह्यूमन मेमोरी और ये थोड़े बहुत बदलाव तो इसमें हो ही सकते हैं। तो अगर विटनेस को ड्यूरिंग ट्रायल पूरी चीज़ें रिकॉल नहीं होती हैं तो वो कोर्ट की परमिशन से प्रोसिक्यूशन FIR को रेफ़र करेगी एज अ प्रीवियस स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो FIR देखता रहेगा और बोलता रहेगा। आप उसको एक बार FIR दिखाएंगे, वो तसल्ली करेगा, जो वो पार्ट भूल रहा था उसी को प्रोसिक्यूशन रेफ़र करवाएगी और इससे वो रिफ़्रेश करेगा मेमोरी। इससे हक आ जाता है डिफेंस के पास कि वो इस रिफ़्रेशिंग ऑफ मेमोरी को भी क्रॉस एग्जामिन कर सकती है, जो कि सेक्शन 160 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है। तो ये हुआ हमारा प्रोसीजरल पार्ट कि FIR जो है वो फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड मेनली corroboration के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये corroboration कॉन्ट्राडिक्शन किसका होगा? उसी व्यक्ति का जिसने FIR लॉन्च करवाई और जो आज ट्रायल के टाइम हम उसे एज अ विटनेस बुला रहे हैं, ना कि किसी और व्यक्ति का। अब हम आते हैं सब्सटेंटिव पार्ट पे।
तो सबसे पहले ये इस्तेमाल हो सकती है एज अ रेस जेस्टे अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर आपसे रेस जेस्टे का मतलब प्री में पूछा जाए तो आप लिखेंगे थिंग्स डन, मगर फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू अगर समझे तो आप समझेंगे थिंग्स डन, थिंग्स सेड ड्यूरिंग द सेम ट्रांजैक्शन। तो आप इसको समझिए सेक्शन 6 से रिलेट करके कि फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो completed with the fact in issue as to form part of the same transaction। अब यहाँ पर सेम ट्रांजेक्शन का मतलब होता है वेयर देयर इज़ अ प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्पस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। दो भाई बहन रास्ते पर जा रहे थे। रास्ते पर जाते हुए उनकी कुछ पुरानी दुश्मनी होने के कारण उनके ऊपर हमला हुआ। भाई को हथियारों से 2-4 गुंडों ने बहुत बुरी तरह पीटा। बहन भाई को उसी हालत में छोड़कर भागती हुई पुलिस स्टेशन आ गई। तो इस दौरान किसी भी तरह का ब्रेकेज नहीं हुआ। हालांकि फैक्ट इन इशू जो मेन मुद्दा है वो रहेगा कि भाई को मारा गया, किसने मारा गया, कैसे मारा गया। बहन का वहाँ से उठकर पुलिस स्टेशन आना अगर देखा जाए तो कोई मायने नहीं रखता, पर इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसे इवेंट्स को उस सेम ट्रांजैक्शन में काउंट करता है और उनको रेलिवेंट डिक्लेयर करता है। For the purpose of relevancy, we must understand that the event of that girl coming to the police station immediately after the incidents, it should be in continuity, it should be spontaneous, it should be natural, it should be automatic, it should not be designed, and there should not be any एक्सटर्नल इंटरवेंशन। अगर ये कुछ जो कि नॉन एग्जॉस्टिव पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी आप उस एफआईआर को, उस रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर के इवेंट को एज अ सेम ट्रांजैक्शन इंक्लूड कर सकते हैं इन इट्स एविडेंशियरी वैल्यू। दूसरा आता है एविडेंशियरी वैल्यू एज अ कंडक्ट। ये हमें बताया गया है सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट में। दोस्तों अगर हम एक्सप्लेनेशन 1 पर गौर फरमाएं तो वो बोलती है कि कोई भी स्टेटमेंट, अ मेयर स्टेटमेंट इज़ नॉट कंडक्ट। एफआईआर क्या है? एफआईआर भी तो एक स्टेटमेंट है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंडक्ट में नहीं आएगा। पर उसका आगे एक्सप्लेनेशन में ही प्रोवाइज़ो दिया गया है कि अगर स्टेटमेंट जो है वो किसी भी तरह का एक्ट को कम्प्लेक्स करती है, एक्ट को कंबाइन करती है, तो उसको हम एज अ कंडक्ट मानेंगे। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे कि एक गर्ल है जिसको हम यहाँ पर प्रोसिक्यूट्रिक्स कहेंगे क्योंकि उसका रेप हुआ है। वो रेप के कमीशन ऑफ ऑफेंस के प्लेस से भागती हुई जाती है और सीधा पुलिस थाने जाकर पहुंचती है और बोलती है, पुलिस थाने साहब मेरे तो रेप हो चुका है और मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। तो ये क्या हुआ? ये एक स्टेटमेंट, मेरा रेप हो चुका है, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। शी इज़ आस्किंग फॉर समथिंग। हर स्टेटमेंट इज़ accompanied by the act of running from the place of commission of offense, so this is relevant। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वही प्रोसिक्यूट्रिक्स इज रनिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस और रोती हुई अपनी माँ के कमरे में आकर चुपचाप बैठ जाती है और रोती है मगर कुछ बोलती नहीं है। माँ के पूछने पर वो जवाब देती है मेरा रेप हुआ है। तो ऐसा कहना इज़ मेयर स्टेटमेंट, उसका कोई एक्ट से लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्टेटमेंट जब वो एफआईआर भी नहीं बनी तो वो एज अ कंडक्ट भी एविडेंशियरी वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगी। अब तीसरा पार्ट आता है कि एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर कैन बी कंसीडर्ड एज एन एडमिशन।
फ्रेंड्स, एडमिशन होता है इज अ पॉजिटिव एक्ट ऑफ एक्नॉलेजिंग अ फैक्ट विच अदरवाइज कुड नॉट बी इन्फर्ड। इसके लिए हमें हल्का से रेफरेंस देना होगा सेक्शन 21 ऑफ एविडेंस एक्ट का, जो कि बोलता है कि एडमिशन तभी रेलिवेंट है व्हेन इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। अब आप समझिए कि एग्जाम्पल के साथ ए ने बी को मारा, उसका मर्डर कर दिया। ए भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और आकर बोलता है बी का मर्डर हो गया है और वो मर्डर सी ने किया है, मैंने मर्डर होते हुए देखा है। नाउ दिस इज एन एडमिशन, दिस इज नॉट एन कन्फेशन। याद रखिए, मैं यहाँ पर FIR एज अ कन्फेशन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कन्फेशन होता है एडमिसिबिलिटी ऑफ द गिल्ट ऑफ ऑफेंस, और एडमिशन ज़रूरी नहीं है दैट इट शुड बी अ गिल्ट ऑफ ऑफेंस। वो किसी भी तरह की लाइबिलिटी हो सकती है। तो आप याद रखिए कि जब ए आकर बोलता है कि मैंने मर्डर होते हुए देखा है, आई वॉज एट द स्पॉट बट आई डेंट कमिट एनी थिंग, सो दिस इज़ एन एडमिशन, और वो एज एन एडमिशन FIR रेलिवेंट हो जाएगी, क्योंकि उसने आके स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट क्या है? एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रही है और पुलिस स्टेशन आके दी है, तो पुलिस ऑफिसर उसको FIR मान लेगा। तीसरी चीज़, इट कैन बी यूज्ड एज डिस्कवरी स्टेटमेंट। डिस्कवरी स्टेटमेंट क्या होती है? ये एक एक्सेप्शन है ऑफ सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट, यानी सेक्शन 27 इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या बोलता है कि कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्यूज्ड के द्वारा पुलिस को दी गई या पुलिस की कस्टडी में दी गई कोई मायने नहीं रखती। पर सेक्शन 27 बोलता है कि यदि अगर एक्यूज्ड की नॉलेज है about the place of offense, about the weapon used, about any other material fact relating to the commission of offense, मगर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है, तो वो सारे फैक्ट आप रेलिवेंट कर लीजिए। यानी एक्यूज्ड की नॉलेज, द प्लेस ऑफ रिकवरी ऑफ वेपन, द प्लेस ऑफ रिकवरी ऑफ एनी मटीरियल एविडेंस, तो आप इन सब चीज़ों को, कन्फेशनल स्टेटमेंट को अलग रखते हुए रेलिवेंट मान लीजिए। तो अगर एक्यूज्ड क्राइम करने के बाद पुलिस स्टेशन जाकर अपनी स्टेटमेंट देता है कि मैंने मर्डर किया है, और पुलिस स्टेशन में उसका अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट के बाद वो उसकी कस्टडी में आ गया, किसकी? पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में एक्यूज्ड आ गया, और वो एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर को प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस के पास लेकर जाता है, वहाँ लेकर जाता है जहाँ पर उसने ऑफेंस, वेपन ऑफ ऑफेंस छुपाया है, वहाँ लेकर जाता है जहाँ पे डेड बॉडी छुपाई है। तो डेड बॉडी के छुपाने की जगह, वेपन के छुपाने की जगह और उसका नॉलेज, ये तीनों चीज़ें FIR के हिसाब से एविडेंशियरी वैल्यू में एज अ डिस्कवरी ऑफ स्टेटमेंट रेलिवेंट माना जाएगा। फ्रेंड्स, इसका पांचवा और लास्ट पार्ट है दैट एन FIR कैन बी यूज्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। समझिए कैसे? दैट ए हैज स्टैब्ड बी, बी को ए ने बहुत बुरी तरह चाकू से घायल किया, बी को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद पुलिस ऑफिसर ने बी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उसको FIR में कन्वर्ट किया गया। ऐसा प्रैक्टिकली होता है, और इस दौरान, इसके इमीडिएटली बाद या कुछ दिनों बाद बी जो है उन्हीं इंजरीज के कारण जो कि ए ने उसे दी थी चाकू से, उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी FIR को हम डाइंग डिक्लेरेशन में भी इंक्लूड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको जर्नली एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR समझ आई होगी।
अब इसी टॉपिक का एक छोटा सा बट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ अ कन्फेशनल एफआईआर। हमने पहले समझा था कि एफआईआर कोई भी व्यक्ति दे सकता है, चाहे वो विक्टिम है, एक्यूज्ड है, विटनेस है, कोई भी। तो अगर एक्यूज्ड आकर अपनी कन्फेशनल एफआईआर देता है तो उसकी क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, ना तो वो आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, ना वो कोरोबरेट कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अक्यूज्ड अपने आप को डिफेंस विटनेस नहीं लेकर आता। डिफेंस विटनेस अक्यूज्ड अपने आप को अंडर सेक्शन 315 ऑफ सीआरपीसी लेकर आता है, वो रिटन में देता है कि मैं डिफेंस विटनेस बनना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली एक अक्यूज डिफेंस विटनेस नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि जब वो विटनेस बनेगा देन ही हैज़ टू स्टूड अप एट द स्टेज, एट द स्क्रूटनी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इस डर से तो ना तो वो प्रोसिक्यूशन विटनेस है और ना वो अब डिफेंस विटनेस आना चाहता है, तो इससे ना उसकी आप एफआईआर स्टेटमेंट करोगे।